साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों से बाहर निकल करके आज हम सीधे पहुंचे हैं राजस्थान के हृदय स्थल के नाम से प्रसिद्ध अजमेर में। और अजमेर के उत्तर से 4 बार विधायक और राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके वासुदेव देवनानी, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपके कुछ सवाल इस वीडियो में जो कमेंट्स आप करेंगे उन सवालों को हम देवनानी जी से पूछने का प्रयास करेंगे। 1-2 सवाल जो हैं वो पहले से तय हैं, उन्हें हम शुरू में पूछ लेते हैं। किसी ने बहुत खूब बात कही है, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं कम अनुभवी शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। ऐसे ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं वासुदेव देवनानी जी। सर, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस बार पार्टी की ओर से अभी तक कोई, जैसा 2 बार पिछले कार्यकालों में देखा गया है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के में जो यात्राएं निकाली गई, ऐसी यात्रा नहीं निकाल करके एक अभियान कल से शुरू किया जा रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान। ये अभियान क्या है और किस तरह से इसका संचालन किया जाएगा? वैसे इस बार भी हम सितंबर में 3 जगह से यात्राएं प्रस्तावित अच्छा। इसलिए अशोक गहलोत के कुशासन से और जो अराजकता और जंगल राज है, इसको लेकर के जो जनता के आक्रोश है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके अंतर्गत हम पहला काम 2 तो हमारे आंदोलन हो चुके। पहला आंदोलन महिला को लेकर, महिला अत्याचार को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का हमारे हजारों महिलाओं ने घेराव किया और थाली नाद किया, जिसके आधार पर गूंगी बहरी सरकार को, अशोक जी को जगाया जा सके। दूसरा, अभी हमने झुंझुनू में बड़ा किसान सम्मेलन किया है, उसमें भी अपार भीड़ थी, लोग अपार किसान जुड़े। उसमें किसानों के साथ जो धोखा हुआ उसको लेकर के किसान आक्रोशित है कि हमको वोट तो हमसे ले लिए और हमें किसी प्रकार कोई कर्जा माफ नहीं किया और अभी बरसात वगैरह भी हुई तो उसके भी उनको किसी प्रकार का कोई खराबे वगैरह राहत नहीं मिली। तीसरा, हम 18 तारीख को अजमेर के अंदर ही पूरे राजस्थान व्यापी आरपीएससी का महा घेराव करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर से हजारों युवा इसमें आएंगे। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यदि प्रभावित है तो युवा है। 18 पेपर लीक हुए और 18 पेपर लीक होने का लगभग 50-60 लाख जवानों के जीवन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। और तो और इसमें भ्रष्टाचार इतना गहराई तक हुआ है और गहलोत सरकार केवल लोगों का आवरण पे एक भ्रमित करने का प्रयास करती रही। हम विधानसभा में कानून बना रहे हैं, एसओजी को जांच देती, एसओजी तो तुम्हारे अंडर में है। और उस एसओजी ने आज तक कभी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन जिनको इन्होंने बर्खास्त किया उससे पूछताछ आज तक नहीं की है। और जहां तक आरपीएससी है, आरपीएससी तो मुझे लगा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। अभी बाबूलाल कटारा तो निश्चित रूप से गिरफ्तार हुए, वो सदस्य हैं, लेकिन सदस्य तो पूरा जो वहाँ पे इनका बोर्ड है वह पूरी तरह सारे बोर्ड उसे सामूहिक रूप से निर्णय करते हैं। और गिरफ्तार भी उन्होंने उसके पहले बड़े बोर्ड लगाए कि अशोक गहलोत जी धन्यवाद, आपने मुझे नियुक्त किया। तो कुल मिला के केंद्र कांग्रेस, राज्य की कांग्रेस सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी इस तरह के करेंगे। और केवल 1 पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, परीक्षा मैंने भी करवाई थी शिक्षा मंत्री रहते हुए, 2 बार रीट भी करवाई और बाकी भी परीक्षाएं, एक भी पेपर कभी लीक हुआ नहीं। क्यों? पेपर लीक तब होता है जो ऊपर के लोगों में ही कहीं लूपहोल होता है। और आज रीट में तो मेरा दावा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में अपने राजीव स्टडी सर्कल से जुड़े हुए और इनके संरक्षक जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं उन तक तार जा रहे हैं। अब भी किरोड़ीलाल मीणा जी, जब जेपी नड्डा जी भरतपुर के नदवई में आए थे तो उस मंच से भाषण देते हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा था कि भरतपुर का एक मंत्री जल्द ही जेल में जाने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जो मंत्रिमंडल का नाम नहीं लिया, बाकी मंत्री के तार, क्योंकि पिछला जब बोर्ड के यहाँ वो चेयरमैन थे तब पेपर कहाँ छपा, आज भी पेपर वहीं छपवाया। और उन्होंने ही आज इस प्रकार का एक पेपर जो थानों में रखा जाना चाहिए था वो वहाँ पे आपके सचिवालय में रखवाया गया, यानी हद हो गई।
और इसके बाद पेपर लीक में आज ही आपने पाया है कि एक बड़े पहले के घुमंतु बोर्ड के चेयरमैन, जिनको राज्य मंत्री का कांग्रेस में के समय दर्जा रहा है, वे आज 18 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप हुए, और वो भी आरपीएससी के ओएमआर शीट चेंज करने के चक्कर में। तो क्या हो रहा है आरपीएससी में? आरपीएससी एक ऐसी संस्था थी, देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ, इस अजमेर का हमारा ये आरपीएससी थी, उसको इन्होंने कलंकित किया, क्योंकि आदमी इन्होंने ऐसे नियुक्त किए जिसके आधार पे वो कलंकित होते गए, बिना मापदंडों के, सिफारिशों से किए। कभी किसी के पत्नी को, कभी निरंजन आर्य की पत्नी को उन्होंने किया। इस प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं, तो उससे सारी प्रतिष्ठा गिरी है। इस प्रतिष्ठा के कारण मेरे लाखों बच्चे आज आवेशित हैं, क्रोधित हैं, उनके मन में आक्रोश है। वह इस सरकार से निजात पाने के लिए आतुर हैं कि हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। जब परीक्षा देने बेचारा बड़ी मेहनत करके जाता है, अगले दिन पता लगता है उसका पेपर लीक हो गया। यानी यह प्रतिभा के साथ, हाँ, और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। यानी आज बड़े बड़े कानून बनाने के अशोक जी तैयारी कर रहे हैं, और पहले के कानून जो बने उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? इन्होंने किसी की आज कोई संपत्ति कुर्क की हो, किसी को कोई यहाँ पे आपने सजा दिलाई हो, या बुलडोजर चला हो, वो एक बुलडोजर चला, वो भी किराए के मकान के कारण, कहीं इसके कारण अपराधी होने के कारण नहीं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब चाहे आजीवन कानून बनाते रहो, विधानसभा में जवानों को भ्रमित करते रहो, और नीचे कार्रवाई कुछ नहीं मत करो। ये कार्रवाई होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि एसओजी मुख्यमंत्री जी के अंडर में चलती है। जब तक इसकी जांच सीबीआई से नहीं होगी, या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस से जैसे नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन युवा तो अगले 4 महीने में इनको भगाने की तैयारी में है। तो वह आक्रोश की रैली, महाघेराव 18 को जुलाई को यहाँ पर अजमेर में होने जा रहा है, प्रस्तावित है, और प्रस्ताव क्या तय है, और घेराव करेंगे। उसमें लोगों में बड़ा जोश है, युवा निश्चित रूप से आएंगे। आज मैं कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी गया, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गया, सबके युवा वहां पे पहुंचने वाले हैं। राजस्थान से तो आएंगे, लेकिन अजमेर की भी अधिक से अधिक संख्या उसमें रहेगी। दूसरा काम अभी हमने जो सोचा है, एक सर मैं बीच में राहुल दत्तात्रेय हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वैर से, वो नमस्ते कर रहे हैं आपको। सत्येंद्र शर्मा जी हैं, कृष्णा गुर्जर हैं। देवी सिंह गुर्जर जी का एक सवाल आया है कि नेताओं का काम है राजनीति करना, और यह हमेशा राजनीति ही करते रहते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस और कांग्रेस वाले बीजेपी। इसमें किसी नेता का कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ जनता का नुकसान होता है। ऐसा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से कई मायनों में अलग है। अच्छा। और आज जैसे केंद्र की सरकार की चर्चा करूं, एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अभी तक कोई जब मनमोहन सिंह की सरकार में हर मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, कैगने लगाए, कभी पाताल में, कभी धरती पर, कभी ऊपर, यानी भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों में रात दिन का अंतर है, और राजस्थान में भी अंतर है। ये उनका सोच हो सकता है, मैं लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अपेक्षा है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको थोड़ी सी और जानकारी। बीजेपी मैंने ट्रांसफर भी किए, रीट की परीक्षा भी कराई, और आज माइकल लॉल पूरे राजस्थान में कोई अंगुली उठा कर बता दे, या इनके पास कोई प्रमाण हो तो खुले मैदान में बैठा हूँ, कोई भी आरोप लगा सके। तो हमने शुद्धता के साथ किया। मैंने भ्रष्टाचार मुक्त काउंसलिंग सिस्टम मैंने पोस्टिंग के अंदर शुरू किया, जिसके आधार पे व्यक्ति आओ, खुद खुले में देखो, दीवार पर चल रहा है सारा सिस्टम, दीवार पर चल रहा है। स्टाफ पैटर्न लागू किया, शिक्षा विभाग से पूरी तरह भ्रष्टाचार को हमने मुक्त करने की कोशिश की। प्रदेश में कोई स्थानांतरण नीति अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? खास करके ये तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक बार भी अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया। हमने तो किए थे, गाइडलाइंस बना करके किए, उस हिसाब से कहीं कोई नहीं 52,000 ट्रांसफर हुए, कहीं कोई आक्रोश, कहीं कोई नाराजगी, कुछ नहीं। आप नियमों से करोगे, कुछ प्रकार नहीं होगी। ट्रांसफर पॉलिसी हमने लगभग बना करके तैयार, मैं गुलाब चंद जी कटारिया और हम दोनों उसके मेंबर थे, तैयार करते करते सरकार का समय आ गया, तो वो इन्होंने एक भी कदम नहीं उठाए, घोषणाएं करते रहे। 4.5 साल पे उसका विचार भी नहीं किया। यह सरकार तो वादा खिलाफी है। इसलिए मैं केवल 2 बातें, एक, इन्होंने संविदा कर्मियों को कहा था हम आपको कंफर्म करेंगे, इनके जन घोषणा पत्र में, क्या हुआ उसका? बेचारों ठगा रह गया। कोई नियम बंधन अभी जाकर के 1-1.5 साल पहले बनाए, लेकिन उसे ऐसे नियम बनाए कि कोई कंफर्म उसमें हो ही नहीं सकता। कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उस बेरोजगारी भत्ते में राजस्थान एम्प्लॉयमेंट के एक्सचेंज है, उसमें लगभग 47 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, और आपने केवल 2-2.5 लाख कोई बेरोजगारी भत्ता दिया है। नौकरियों की बात करूं
तो नौकरी में विधानसभा के 5 सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,47,000 2,75,000 नौकरी की घोषणा की, लेकिन दे केवल 50,000 को दे पाए। हालांकि वो भी आंकड़ा 1,36,000 करें तो 50,000 तो इनके विज्ञापित है, बाकी तो हमारे समय की नियुक्तियां हैं, केवल इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे। तो इतना युवाओं के साथ धोखा जो हुआ है, इस कारण से सरकार बिल्कुल लोगों की नजरों से उतर चुकी है, नकारा साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है, लोग इसको रवाना करने वाले हैं। अभी इसके अलावा जो मैं एक बात जो जोड़ना चाह रहा था, वो जोड़ रहा था कि आगामी दिनों में हमारा जो नहीं सहेगा राजस्थान, इसमें हमने 6 मुद्दे लिए हैं। इस मुद्दों को हम जनता तक अलग अलग ले जाएंगे। उसमें एक मुद्दा तो जैसे मैंने कहा, पेपर लीक और जवानों के साथ युवा विरोधी जो इन्होंने कार्रवाई की है, एक तो इस मुद्दे को जनता पे ले जाएंगे। दूसरा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। आज जगह जगह इनके मंत्री कहते हैं कि बिना पैसे दिए फाइल नहीं हिलती। तो भ्रष्टाचार में सरकार आकंठ तक डूबी हुई है। और जो इनके 100 कांग्रेस के एमएलए, इनको तो खुली छूट, गहलोत जी जितना लूट सको तो लूटो, सरकार को चला रहे हैं, बचा रहे हैं। क्यों जब कमजोर सरकार होती है तो उसका हश्र ये होता है। ये केवल सचिन और इनकी आपसी लड़ाई में आज 8 करोड़ की जनता भी त्रस्त हो रही है। इसके कारण से ये भ्रष्टाचार भी आकंठ तक डूबा हुआ है। और कितने उदाहरण तो मैं समझता हूँ इस समय, शायद समय सीमा को देखते हुए, तो भ्रष्टतम सरकार। तीसरा मुद्दा, यह हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण करने वाली सरकार है, इसको जनता तक हम ले जाते हैं। यानी आप पीएफआई को तो कोटा में जुलूस निकालने दे देते हो, और उदयपुर में हनुमान जयंती और रामनवमी पे आप 144 लगा देते हो। और इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिसमें इनकी शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी क्या है, और केवल अपने वोटों के खातिर अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, इसको ले जाने वाले हैं। चौथा मुद्दा होगा बिजली का। बिजली में आपने कहा कि 100 यूनिट फ्री, बिजली के भाव नहीं बढ़ाएंगे। और जब अब बिजली के बिल आए तो पहले की तुलना में दुगने आ गए। यानी क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, कम मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त देने की तुलना में आप कुछ कर नहीं रहे हो। और पांचवा मुद्दा होगा किसानों का। किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, वादा खिलाफी की है, हम कर्ज माफ कर देंगे, दूसरे कर देंगे। और जिस प्रकार का राजस्थान का वातावरण बना है, किसान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और छठा जो है वो महिला उत्पीड़न का। आज राजस्थान बलात्कार की घटनाओं में देश भर में नंबर 1। हाँ, कई चीजों में नंबर 1 है। यानी पहले कहते मुख्यमंत्री नंबर 1 है, मुझे लगता है आज भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, महिला अपराध, सारे जो है ना उसमें आप नंबर 1 हो रहे हो। तो इस आधार पे हम 5-6 मुद्दों को लेकर के विधानसभा में अगले 5-6 दिनों में इसको हम उठाने वाले हैं प्रतिदिन, और साथ में बाहर भी जनता के बीच रहेगा राजस्थान, जनता के बीच में ले जाएंगे। और इस के खत्म होने के बाद, वैसे तो 1 अगस्त का हमने तय किया, हम जयपुर में बड़ी रैली भी करेंगे। और 15 अगस्त तक इस मत नहीं सहेगा राजस्थान के अभियान को भी हम आगे तक ले जाएंगे। और फिर सितंबर में 3 जगहों से ये यात्रा निकलेगी, और ये यात्रा निकाल कर जन जन तक हम इस आवाज को पहुंचाएंगे, बुलंद करेंगे कि आप इस सरकार को विदा करो। और साथ में एक मुद्दा ये होगा कि ये राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। मोदी जी ने जिस प्रकार से विश्व में अपना भारत का परचम फहराया है, हर व्यक्ति जानता है। सांस्कृतिक धरोहरों का जिस तरह संरक्षण, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे बनारस का हो, चाहे केदारनाथ का हो, संरक्षण किया है। तो गुलामी के बातों से देश को मुक्ति दिलाई है, चाहे वो उन्होंने मुगल गार्डन के नाम से उसको नाम कर हटा कर किया है। इस प्रकार कई मुद्दे हैं। और साथ में गरीबों की केवल ये इस मामले में नहीं, जो राष्ट्रवाद को तो प्रकट किया ही है, लेकिन साथ में एक मुद्दा चला जन कल्याणकारी नीतियों को किया है, जिसमें आज 5 किलो अनाज भी जा रहा है। कोविड के समय सबको 2 टीके भी दिए, और साथ में शौचालय बनाए, लोगों को सिलेंडर फ्री दे, उज्ज्वला योजना के चलाई। इस प्रकार से आगे बढ़ाए। और युवकों के लिए जो आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर के जो इन्होंने स्टार्टअप, मुद्रा बैंक इत्यादि से जो हजारों करोड़ों लोगों को जो योजना का लाभ हुआ है, वो आत्मनिर्भर भारत, साथ में देश की रक्षा करने में भारत को श्रेष्ठ बनाया। आज सेनाएं हमारी, पहले वो पत्थरबाजी होती थी, सब होता था, लेकिन आज हथियार कश्मीर में शांति है। और साथ में आज हमारी सेना को पूरी छूट है। आज आधुनिक हथियारों का निर्माण भारत में हो रहा है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि जैसे मोबाइल पहले हम बाहर से मंगाते थे, आज हम मोबाइल का एक्सपोर्ट करने लग गए। इस प्रकार देश की जो छवि बनी, तो लोगों के राजस्थान के मत ये है कि दूसरी सरकार होने के कारण यहाँ पे हमारे काम, पैसा केंद्र का वाह ये लूटें। मैं तो केवल जल जीवन मिशन के 35,000 करोड़ भारत सरकार ने इनको भेजे।
और आज तक खर्च केवल काफी घोटाला 18 करोड़ घोटाले पे घोटाले आ रहे हैं। यानी इस प्रकार के देश से जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। यहाँ से बीजेपी का राजस्थान में सरकार बने, इसका कृत संकल्प है। इस आधार पे हम लोग अजमेर में भी, भरतपुर से आपने बताया कि आप होके आए, अजमेर भी आप घूमोगे, आपको चारों ओर यही मिलेगा। और कम से कम इस क्षेत्र में, शहर के अंदर तो जनता आतुर बैठी है कि कब मतदान हो, कब इस सरकार को हम विदा करें। राजा खेड़ा से राज रावत आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। कृष्णा गुर्जर भी नमस्कार कर रहे हैं। वीर सिंह सैनी हैं, उनका एक सवाल है, अब की बार कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं वैसे आंकड़ों में तो नहीं जाता, हम लगभग 2/3 बहुमत राजस्थान में हासिल करेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, ये हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं कांग्रेस ने भी अभी यही किया। कांग्रेस ने सचिन पायलट और गहलोत के विवाद में कहते हुए कोई हमारा चेहरा नहीं होगा, और भी कई राज्यों में चेहरा नहीं होता है, और गुजरात में भी कोई चेहरा नहीं था। इस प्रकार चेहरा तो कमल का फूल और मोदी जी का नेतृत्व, इस आधार पर एक श्रेष्ठ नेतृत्व, विश्वास रखिए वो श्रेष्ठ नेतृत्व देंगे जो राजस्थान का नेतृत्व करेगा। उसमें कोई भी हमारे पास नेतृत्व का कोई अभाव नहीं है, कोई एक ही नेता, लेकिन हमारे पास अच्छे से अच्छे नेता हैं। उसमें से जिसको हाईकमान चाहेगा वो राजस्थान का नेतृत्व करेगा। क्या कोई नया चेहरा भी हो सकता है? कुछ भी, ये दोनों हमारे कहते हैं संसदीय निर्णय में हम अपनी कोई संभावनाएं नहीं ढूंढ रहे हैं। निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ नेतृत्व होगा। हमारे नेतृत्व आज मजबूत है। आज आपने कांग्रेस बीजेपी का अंतर पूछा, आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है। और यहाँ कांग्रेस का तो नेतृत्व यह है कि अशोक गहलोत ने हाईकमान को अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो ऐसे में उच्छृंखलता ज्यादा होती है। घर में भी जैसे पिताजी मजबूत होते हैं, सब भाई उनके अनुसार घर चलता है। जैसे पिताजी कमजोर हो जाए या नहीं हो तो उसके भाई आपस में लड़ते हैं। वो कांग्रेस का हाल है। और हमारे यहाँ एक मुखी नेतृत्व होकर के श्रेष्ठ नेतृत्व के हम लोग, एक मुखी नेतृत्व तो हो सकता है, लेकिन जैसे पिछले 2 बार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यात्राएं, एक ही जगह से यात्रा निकली, इस बार 3 जगह से यात्राएं निकलना क्या संदेश दे? समय को ध्यान में रखते हुए सारे क्षेत्रों में जाया जाए, इसलिए 3 जगह से अलग अलग एरियाज में निकल करके फिर एक जगह एक उनको किया जाएगा। क्या बाबा बालकनाथ को जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जैसे लोग चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन जिस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, बाबा बालकनाथ भी राजस्थान का चेहरा हो सकते हैं। देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए यह नेतृत्व इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। हालांकि अभी हमारे उपाध्यक्ष तो और भी 10 बने हैं, और लेकिन बाबा एक से एक हमने विधायकों को जरूर इससे थोड़ा सा अलग रखा ताकि चुनाव के मैदान में जाने वाले सांसद और बाकी लोग इसमें हमने जोड़े हैं। और निश्चित श्रेष्ठ टीम है, वो हमारे नए अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कृष्णा गुर्जर कह रहे हैं शिक्षा मंत्री तो आप ही बेस्ट हैं, तो अगले शिक्षा मंत्री आप ही होंगे। ये उनके मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। वास्तव में शिक्षा मंत्री रहते हुए काम के प्रति मैं संतुष्ट हूं कि मैंने राजस्थान को 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर ला दिया, और लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव बढ़ने के लिए अकबर महान के पाठ को हटा करके प्रताप महान के पाठ को जोड़ा, और ऐसे 200 से अधिक वीर वीरांगनाओं के पाठ जोड़े। इसलिए मुझे संतुष्टि है, इनका स्नेह है, आत्मीयता है, इसलिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। टीकाराम गुर्जर, यू आर दी रॉयल लीडर, और मंगल जाट जी भी आपको सलाम कर रहे हैं, उनकी सलाम आप ले लें। आखिर में एक छोटा सा सवाल है, आपके और अनीता भदेल जी के बीच में मतभेद है या मनभेद है? न मनभेद है न मतभेद है। अच्छा, यह केवल आज भी हम साथ बैठक में थे, आज तक हमें तो कांग्रेस से मंच में नकारा निकम्मा कहते हैं, एक दूसरे को लड़ पड़ते हैं। हम तो एक ही मंच से भाषण करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक साथ बैठकों में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। उनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। हम तो एक मुखी होकर, विधानसभाएं अलग है, हम तो एक मुखी होकर के पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। अब लोगों को क्या दिखता है, और पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 लोगों को दूर अनावश्यक बातें करके, उनका उद्देश्य ये होता है कि 2 लोग लड़ते रहे और हमारी नेतागिरी चलती रहे। लेकिन ऐसे किसी की नेतागिरी चलने वाली नहीं है। हम भाजपा के अनुशासित सिपाही हैं, हम काम करने वाले हैं, हम काम करते हैं।
एक और चर्चा है, दो तरह की चर्चा है, जैसा अभी आपने कहा कि जो प्रदेश कार्यकारिणी बनी है उससे विधायकों को दूर रखा गया है, तो क्या प्रदेश कार्यकारिणी में जो लोग आ गए हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? अधिकांश नहीं लड़ेंगे, ऐसा हमारे प्रभारी जी का कहना है। अच्छा। फिर भी जहाँ पार्टी ने आवश्यक समझा उनको जीतने जैसी स्थिति उनको अनुमति दे देंगे। उम्र का भी क्या इस बार चुनाव को लेकर के कोई 70 साल का कोई क्राइटेरिया ऐसा? न पहले था न अभी है। अच्छा अच्छा। बाकी राज्यों में भी जहाँ जहाँ नेतृत्व ने उचित समझा, गुजरात में भी ऐसे 3-4 को टिकट मिले और 75 के बाद भी मिले, अभी कर्नाटक में भी मिले, उत्तर प्रदेश में कोई लोग, ऐसे तो कुछ लोग ही होते हैं। हाँ, गिनती की संख्या ऐसी होती है। यह केवल पार्टी को जीत चाहिए और पार्टी के प्रति कमिटमेंट चाहिए और आम जनता का उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऐसे लोग छांटेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्टी में उम्र एक राजनीति सेवा के लिए और जो लोग स्वस्थ हैं पार्टी का काम कर सकते हैं, मैं तो पार्टी उस पर जरूर विचार करेगी। आखिरी का सवाल है चलते चलते सर, समग्र रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 1 मिनट में क्या संदेश दिसंबर में प्रस्तावित चुनाव को लेकर के देना चाहेंगे? मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतना ही निवेदन आग्रह करूंगा कि एक मुखी होकर के संगठन रचना को नीचे पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करते हुए राजस्थान के अंदर जुट जाना चाहिए, डबल इंजन की जुट जाए और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के लिए एक मुखी होकर के, एकजुट होकर के और एक रूपता होकर के पार्टी को जिताएं। अब भविष्य हमारा उज्जवल है और निश्चित रूप से राजस्थान मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार राजस्थान में भी बनेगी, हम दोनों मिलकर के राजस्थान को आगे लाएंगे और 2047 में जो एक विकास है कि विकसित भारत बने, उसमें हम लोग भी राजस्थान के सहभागी बने। चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए दुष्यंत की गजल की उन महान पंक्तियों के साथ मैं इस संवाद को विराम देता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। सर, आपने इस कीमती समय में से समय निकाला, शाम का समय हो गया था, 7 बजे मुझे आना था लेकिन मैं ऐसे ही लेट हो गया थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार।